तो पहले मैं क्या पढ़ा चुका था मेरे को बताएगा, ताकि मुझे भी आपका पार्टिसिपेशन मिले। पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने इसके सेकंड यूनिट में? तो सेंट्रल टेंडेंसीज तूने कर्टोइक का पढ़ा था और कहा था नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। वेरी गुड। मतलब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर दिया था, और डाटा कलेक्शन के अंदर सैंपल पढ़ा था। सैंपलिंग की मैंने टाइप्स बताई थी आप लोगों को, किस तरीके से सैम्पलिंग होती है, कौन कौन सी मेथड्स होती है ना, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हमारी जो सेकंड यूनिट है उसका एक पार्ट है जिसमें थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स भी है और कुछ टेस्ट भी है ना। तो मैं आपको पहले स्टेटिस्टिक्स मतलब बता देता हूँ। आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ चुके हैं, या प्रवीण देवड़ा सर ने पढ़ाया हुआ है, ऐसा मेरा डिस्कशन हुआ है आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट से। तो मैं कुछ स्टैटिक्स का ही पार्ट है, मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो अपन पहले से थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं इसमें कि मीन, मीडियन, मॉड, अर्थमेटिक मीन और ये सब क्या क्या होता है। आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है जो विजिबल है, पीडीएफ मैंने ओपन किया हुआ है? यस सर। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्लास में, सॉरी इसकी सेकंड यूनिट की फर्स्ट क्लास जो हम लोगों ने ली थी इसके प्रीवियस क्लास, उसमें मैंने आपको जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, अभी सैम्पलिंग स्टार्ट किया कर दिया था और अपना ओवरव्यू हो गया था। अब अपन स्टेटिस्टिकल कुछ थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि डिटेल में तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। कुछ हम लोगों के पास में स्टेटिस्टिकल मेथड्स होती है जिसकी हेल्प से हम लोग हमारा जो सैंपल है उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, उसके कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से हम लोग यदि उसको स्टडी करें तो हमारे पास में दो चीज़ें हो गई, एक तो मैथमेटिकली एवरेजेस हम लोग उसका फाइंड आउट कर लें, कैलकुलेशन कर लें, या फिर हम लोग उसका रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर लें, जैसे पोजिशनल एवरेज निकाल लें, है ना। तो पोजिशनल एवरेज क्या क्या होते हैं, मीडियन होता है और मॉड होता है। लेकिन एवरेजेस की हम लोग बात करें तो तीन टाइप के हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं, एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक मीन। बराबर है? इसके बारे में आपने पढ़ा है कभी या सुना है? यस सर। ओके। अब देखिए आप, अर्थमेटिक मीन मतलब क्या हो गया, अपन यदि बात करें तो जितना भी आपके सारे सैंपल होंगे उन सब सैंपल का आप सम कर दीजिए और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, है ना। वैसे ही फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करें, मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो काय में आ जाएगी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या हो गया उसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो गई, और डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, एक तो हमारा क्या है, समेशन ऑफ एफ है, जिसका मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, और यहाँ पर आप एक्स देख रहे हो लिखा हुआ, वो x1 x2 x3 अप टू xn तक लेना है, और मतलब इट इज़ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, और नीचे आप देख रहे हो क्या, इट इज़ अ समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। बराबर है? एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है आपको, है ना, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक न्यूमेरिकल है अपने पास में, है ना, इसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ सैंपल है हम लोगों के पास में 58, 67, 60, 84, 93, 98 एंड 100। हम लोगों को क्या करना है, इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो आप जैसा आपकी स्क्रीन पर देख रहे होगे, है ना, तो इसमें आप देखना यहाँ पर कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो हमारे पास में गिवन नंबर्स थे, इन गिवन नंबर्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, सम अप कर दिया, और उसको क्या कर दिया, जब हमने सम अप किया तो हमारा आंसर कितना है 560, और उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 560 बाय 7। तो हमारे पास में अर्थमेटिक मीन मतलब समेशन ऑफ एक्स, वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स। क्लियर है? उसके आगे हम लोग बढ़े आगे, तो इसी का ही कुछ दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, है ना। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। अब हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन भी उसी का ही है ना, इंडिविजुअल सीरीज का ही। जैसे मान लीजिए आपको 2 से लेकर 2.3 तक एक नंबर्स की सीरीज दे रखी है, या सैम्पलिंग का आपके पास में डाटा है, तो आपको उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आपने कुछ नहीं किया, सबको सम अप किया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, इसको आप काउंट करेंगे तो ये कितने हैं टोटल, यहाँ से काउंटिंग करिए आप, तो कम से कम 14 सैंपल्स हैं ये, तो डिवाइड बाय 14 कर दीजिएगा, 29 डिवाइड बाय 14, तो आपको अर्थमेटिक मीन आ जाएगा इसका, है ना। अब ये जो थी यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज थी, अब जब ये सीरीज डिस्क्रीट आ गई, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सारी रेंजेस है, ये आप देखोगे तो ये 2 के या 1 के या 1.5 से लेकर 2.3 के बीच में आपको एक इंडिविजुअल सीरीज दिख रही है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आपको डिस्क्रीट की, तो यहाँ पर आप
एक ऊपर भी देख रहे हो आप सीरीज और एक नीचे भी सीरीज देख रहे हो, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो डिस्क्रीट का मीनिंग मतलब क्या हो गया? डिस्क्रीट का मीनिंग ये हो गया कि आपके पास में दो सीरीज गिवन है या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, और एक दूसरे के ऊपर जो सीरीज है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें इसने बोला है कि आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है इन 50 वर्कर्स का अकॉर्डिंग टू देयर डेली वेज, ठीक है ना। तो मान लीजिए 2 वर्कर है, उनको 15 रुपीज़ मिल रहे हैं, 3 वर्कर है उनको 18 रुपीज़ मिल रहे हैं, 5 वर्कर है उनको 20 रुपीज़ मिल रहे हैं, ये डेली वेज दे रखा है इन्हें। ऐसे ही 12 वर्कर है उनको 30 रुपीज़ मिल रहे हैं। हमको करना क्या है? हमको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों ने क्या करा, 2 डाटा दिया हुआ था तो दोनों डाटा को क्या करा, कॉलम वाइज उतार लिया, जैसे आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, है ना, यहाँ पे। तो ये वेजेस जो हैं आपको दिख रहे हैं, वेजेस को हम लोगों ने क्या मान लिया, फर्स्ट कॉलम में मान लिया है, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने सेकंड कॉलम में मान लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। दिस डाटा इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पे 54 आ गया, ऐसे करके मैंने पूरा fx फाइंड आउट कर लिया, है ना। और इन सब का मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे 30 है, 30 जो लेबर्स, या ऐसा मैं बोलूँ ये 30 जो अभी आपका फिगर आया है ना, या ऐसा कहने का बोलूँ कि यदि 15 वेजेस है और उसकी 2 फ्रीक्वेंसी है, तो 2 बार मतलब लेबर्स हम लोगों के पास में यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे ही 20 उसको वेज मिल रहा है तो 5 लेबर्स को 20 रुपीज़ मिल रहे हैं, 25 लेबर्स है तो 10 लेबर्स है तो 25 रुपीज़ मिल रहा है, समथिंग लाइक डेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास में डिस्क्रीट डाटा होता है तो उसका भी हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। ये मैंने सिंपल आपको अर्थमेटिक मीन अभी बताया है, तो ये आप लोगों को स्टडी करना ही है, क्योंकि ये तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये प्रायरली आपको आता होगा। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया फर्स्ट और सेकंड वाला न्यूमेरिकल? यस सर। सिंपल अर्थमेटिक मीन है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब हमको करना नहीं है ना। अब यदि आपके पास में मान लीजिए सीरीज कंटिन्यूएशन में आ गई, 3 सीरीज हो गई, मतलब फर्स्ट वाली हमारी इंडिविजुअल सीरीज, मतलब एक सीरीज दे रखी हो, दूसरी वाली में हमको क्या दिया था कि हम लोगों को डिस्क्रिटाइजेशन दिया हुआ था, और तीसरी वाली सीरीज जो हम लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 10 से 20 स्टार्ट हुआ, फिर 20 से 30 स्टार्ट हुआ, फिर 30 से 40 स्टार्ट हुआ, 40 से 50 स्टार्ट हुआ, 50 से 60 स्टार्ट हुआ, 60 से 70, मतलब कंटिन्यूएशन में चल रहा है। क्लियर है? हम अर्थमेटिक मीन का तीसरा मेथड स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो एक्चुअल में अब हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैलकुलेशन सारी वही है, लेकिन सीरीज कुछ हमको अलग तरीके से दे के रखी है, बराबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंटिन्यूएशन है आपको बराबर दिख ही रहा होगा यहाँ पर, है ना। हमने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को 1, 2, 3 और 4 कॉलम में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। हम लोग 1 बाय 1 इसकी स्टेप करते हैं। ये तो हमको गिवन था, ये भी हमको गिवन है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो हम लोगों ने क्या करा, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 15 आ गया। ऐसे करके हम लोगों ने सारी वैल्यूज यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी, और f का मल्टीप्लाई x से कर दिया, बराबर है। अब एक को तो मल्टीप्लाई में कर नहीं सकता था, इसीलिए मैंने क्या करा, इन दोनों को डिवाइड करके दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो आपके पास में एक वैल्यू आ गई, मिड वैल्यू, है ना, जो कि आप लोगों ने क्या कैसे फाइंड आउट करी, इन दोनों का सम अप करके डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कर दिया, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है, सॉरी जो कि आपका नंबर ऑफ मार्क्स, जितने भी सैंपल लिए आपने मार्क्स के वो हैं। फिर आपने क्या करा, इस f और x को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास में fx वैल्यू आ गई, और लास्ट में आपने क्या करा, ये आपको एक समेशन मिल गया इसका, और एक आपको फ्रीक्वेंसी का समेशन मिल गया। बाकी फॉर्मूला तो एज इट इज इसके पहले वाले जो हमने न्यूमेरिकल में किया था सॉल्व, वैसे ही हम लोगों ने इसमें लगाया हुआ है, बराबर है। अब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन में मैंने आपको 3 टाइप की सीरीजों का कैलकुलेशन करना सिखा दिया। क्या आपको इसके पहले आता था, ये ऑलरेडी आपको आता था या आपने किया हुआ था? फर्स्ट सेम में कर लिया था। ओके। फिर आता हम लोग के पास में जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन में हम लोग क्या करते हैं, नथिंग बट वी हैव टू टेक जस्ट द अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल
कितनी बार, जितना n टाइम्स होगा, है ना, जितनी बार हम लोग के पास में सैंपल होगा उन सभी सैंपल का वी हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड लास्टली वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बट यदि हम लोग उसको और भी आगे की तरफ बढ़ाएं, है ना, तो हम लोग देखते हैं कि हमको किसी भी चीज़ का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा, हमको उसका कैलकुलेशन को और भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका लॉग ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, है ना, जैसा कि आप देख रहे हो डेफिनेशन में क्या लिखा है, जियोमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम ऑफ अ सीरीज, बट इफ देयर आर 2 आइटम्स इन द डाटा we take the square root and if there are 3 items we take the cube root and so on। लेकिन अब हम लोग के पास में फॉर एग्जांपल मान लीजिए बहुत सारा डाटा आ गया, 2 या 3 आया या जितने भी आया तो वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा डाटा आ गया, है ना, हम लोग के पास में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली उसका लॉग वाला पोर्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप आइदर ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, है ना, तो अभी हम लोगों के पास में इसमें दो सीरीज हम लोगों के पास में, एक आप देख रहे हो ये वाली सीरीज देख रहे हो और एक दूसरी नीचे आपको डिस्क्रीट सीरीज दिख रही है ना। जब भी डिस्क्रीट आएगी इसका मतलब क्या होगा, आपके पास में डाटा अलग अलग गिवन है ना। तो वो जो डाटा आपके पास में अलग अलग गिवन है उसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना होता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में गिवन है, हम लोगों को क्या दिया हुआ, उसने वैल्यू दे रखी है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा कि वैसा हम लोगों ने क्या करा, उसको यहाँ पर पुट ऑन कर लिया कॉलम नंबर 1 में। ठीक है, हर एक वैल्यू का मैंने लॉग निकाला, सिंपल है, आप केएलसी में सॉल्व करेंगे तो लॉग आपको आसानी से निकल जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, और इसका समेशन आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मेरा ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा, जब मेरे पास में ये पूरे लॉग का सम आ जाए और उसको मैं डिवाइडेड बाय n कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो 99.967 इज द वैल्यू ऑफ योर ज्योमेट्रिक मीन फॉर दिस पर्टिकुलर फॉलोइंग डाटा। इसमें किसी को कोई डाउट है, आप बोलते रहेंगे तो जी। अच्छा ठीक है, तो अब इसी का ज्योमेट्रिक मीन का डिस्क्रीट सीरीज भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में अभी एक ही कॉलम था, एक ही डाटा गिवन था, अब आपके पास में 2 डाटा गिवन है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज लिखा है और उनकी इनकम लिखी हुई है। मतलब क्या, एक फैमिली है, उनकी इनकम 100 रुपये, इट इज जस्ट एन न्यूमेरिकल, सो डोंट टेक अदरवाइज, है ना। तो लैंडलॉर्ड्स कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ फैमिली लैंडलॉर्ड्स की जो है वो 1 है और उनकी इनकम कितनी 100 है। कल्टीवेटर है वो 50 है, उनकी इनकम जो है वो 80 है। लैंडलेस लेबर्स है, लेबर्स है जिनकी नंबर ऑफ फैमिली 25 है और इनकम कितनी 40 है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास में 3 कॉलम में आपका डाटा दिया हुआ है और जिसमें से 2 में तो डिजिट आपको दिख रही है और आपको इसका डिस्क्रीट सीरीज फाइंड आउट करना है। तो आपके सामने ये जो भी ऊपर 2 डाटा लिखे हुए थे, है ना, एक सिंगल डिजिट में थे और एक 2 और 3 डिजिट में दिख रहे होंगे आपको। तो उन चीज़ों को हमने क्या करा, जो लास्ट वाला इनकम वाला था उसको अपन ने फर्स्ट ले लिया और ये जो नंबर लिखे हुए थे फ्रीक्वेंसी उसको हम लोगों ने सेकंड कॉलम में ले लिया। और फिर क्या किया हम लोगों ने, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, कौन सा वाला, इनकम वाला, ठीक है ना। एक तो हम लोग के पास में इनकम है, दूसरा हमारा हम लोग के पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो आई थिंक शायद इस वाले पोर्शन का हम लोगों ने log x फाइंड आउट कर लिया और फिर फ्रीक्वेंसी और log x, मतलब ये x है आपका और ये log x है ना। तो इसमें जैसे लिखा हुआ नहीं है ना, तो ये वाला आपका क्या है, x है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्लियर है। तो आपने log किसका लिया, इस चीज़ का लिया है, तो log आपने लिख लिया, इसका कैलकुलेट करके आप यहाँ तक पहुँच गए। फिर आपने क्या करा, इसका f मतलब f का और log x का, मतलब कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और f log x अपन ने फाइंड आउट कर लिया। तो f log x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 173.790। और फिर हम लोगों ने क्या करा, f log x तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था और फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों के पास में गिवन, मतलब गिवन इट मीन्स यू हैव टू डिटरमाइन ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटी लॉग इसका फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे तो इसको मैं ओवरव्यू इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनका यूज ही हम लोगों को आगे करना होता है। ठीक है ना, और यह सैम्पलिंग करने के लिए हम लोगों को ज़रूरी है, इसलिए आपको प्रायरली पढ़ा दिया गया है।
हार्मोनिक मीन के बारे में किसी को पता है, किसी ने सुना है हार्मोनिक मीन क्या होता है? तो ये आप हार्मोनिक मीन की एक सीरीज देख रहे हो, आपके सामने दिख रही होगी, है ना। तो हार्मोनिक मीन में हम लोगों ने क्या किया, जो भी हम लोगों को डाटा गिवन था उसको हमने क्या लिया, कॉलम वाइज उतार दिया। हम लोग इसमें क्या करते हैं, वी हैव टू डिटरमाइन फैक्टोरियल ऑफ गिवन डाटा। ये जो भी डाटा दिया हुआ है इसको 1/x कर देंगे। मतलब जैसे मान लीजिए 5 है तो इसको 1/5 कर दिया तो 0.2 आ गया, 1/10 कर दिया तो 0.1 आ गया, 1/3 कर दिया तो 0.33 आ गया। इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लिया, मतलब इसको इनवर्स या अपन ऐसा बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ x निकाल लिया हम लोगों ने। तो हमारे पास में क्या आ गया, फैक्टोरियल आ गया, और उसके हमारे पास में कोई समेशन आ गया। अब जो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नंबर ऑफ सैंपल कितने हम लोग के पास में 10 थे, और जो भी हम लोगों ने 1/गिवन नंबर ऑफ सैंपल किया है तो ऐसा हम लोगों ने 10 टाइम्स किया, और 10 टाइम्स करने के बाद हम लोग के पास में एक सम आ गया। तो अब हम लोग इसको क्या कर दिए, हम लोग डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे हमारा हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज का फाइंड आउट हो गया। अब ये क्या आ गई, डिस्क्रीट सीरीज आ गई, मतलब 2 सीरीज आ गई हम लोग के पास में। तो 2 सीरीज आ गई, तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यदि हमको इन सीरीज का, गिवन सीरीज का हार्मोनिक मीन यदि फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग। मार्क्स हम लोगों ने क्या करा, एक कॉलम में लिख लिए, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने दूसरे कॉलम में लिख ली। मैंने आपको जैसा कहा था कि जो भी हमारा फर्स्ट आइटम होगा, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट आइटम होगा उसको हम x मानते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको f मानते हैं। तो इसका 1/x हम लोगों ने ले लिया, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, और थर्ड कॉलम ने हम लोगों ने क्या किया, थर्ड कॉलम इज नथिंग बट इट इज अ फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय, सॉरी 1/फर्स्ट कॉलम, है ना। हम लोगों ने क्या किया, इसको फर्स्ट कॉलम को क्या कर दिया, जस्ट वी हैव टू डिवाइड इट, है ना। फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, ये 1 जो है ये क्या है आपका फर्स्ट, ये तो केवल 1 है, बाकी नीचे जो है ये क्या है आपका फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना। फिर हम लोग उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को, फोर्थ कॉलम में हम लोगों ने क्या किया, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ये देख रहे होंगे कॉलम नंबर 2 ये रहा, 3 ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, इसका समेशन मिल गया, इसका समेशन मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हम लोग के पास में क्या हो गया, हार्मोनिक मीन आ गया किसका, डिस्क्रीट सीरीज का। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। है ना। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है आपके लिए, है ना। तो कंटिन्यूस सीरीज में मतलब जैसे मैंने आपको वही बताया, ये नोट्स ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। हम लोगों के पास में क्या होगा, कंटिन्यूशन में सीरीज दे रखी होगी। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, ये आपको कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है, और इस कंटिन्यूस सीरीज का ही आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपकी जो क्लास थी उसको आपने फर्स्ट कॉलम में ले लिया, फ्रीक्वेंसी को आपने क्या कर दिया, सेकंड कॉलम में ले लिया। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। फर्स्ट कॉलम, ये जो मिड एक्स कैसे आया, 1 में फर्स्ट कॉलम, कॉलम नंबर 1 को आप क्या कर दो, डिवाइड या रेसिप्रोकल ले लो इसका, है ना। सॉरी मिड वैल्यू लेनी है आपको, क्या लेना है, मिड वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये जो रेंज दे रखी है इसको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है आपका, जो भी रेंज दे रखी है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। फर्स्ट कॉलम की जो भी रेंज दे रखी है ना, उसको क्या करना है, ऐड ऑन करना है, और क्या करना है, फर्स्ट कॉलम रेंज को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो दोनों कॉलम की रेंज को लिया, 20, 10 और 20, 30, 30 डिवाइड बाय 2, 15। क्लियर। अब ये जो भी एक्स आया आपको, इस एक्स को क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है या फिर उसको 1 से डिवाइड करना है, तो आपके पास में 1/x आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला कॉलम है, इस लास्ट वाले कॉलम में कुछ नहीं करना है, कॉलम नंबर 2, मतलब ये कॉलम नंबर यदि आप 5 लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 को मल्टीप्लाई करना है ना। और फॉर्मूला तो आपको हार्मोनिक मीन का आई थिंक याद हो ही गया होगा अभी तक, यदि किसी ने स्क्रीन पे देखा होगा तो, है ना। नंबर ऑफ सैंपल डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1/x। तो आप गिवन सीरीज का आपके पास में हार्मोनिक मीन आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी, समस्या, दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े हम लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास में आता है मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है?
ये सब हम लोग सैंपल के लिए फाइंड आउट करेंगे, है ना। सैंपल के लिए जो भी आपके पास में डाटा होगा आपके रिसर्च का, है ना, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल होगा, चाहे आप सॉफ्टवेयर बेस करें या आप एक्सपेरिमेंटल बेस करें, उसका डाटा को आपको क्या करना पड़ता है, जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो आप लोगों को ये आना ही चाहिए एटलीस्ट। सो मीडियन में जब सिंबल्स को अपन सर सीक्वेंस में जमाते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाँ, तो उसका जो एवरेज मिडिल होगा वो मीडियन होगा। वेरी गुड। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन सीरीज होगी, ऐसा तो आपकी स्क्रीन पे भी दिख ही रहा होगा, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, गिवन सीरीज आपको दे रखी है ना। वो गिवन सीरीज देने के बाद में आप लोग कुछ नहीं करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। क्लियर है ना, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, सबसे कम वाली वैल्यू आपको पहले रखनी है और सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू सबसे बाद में रखनी है। क्लियर है ना। तो सबसे कम वाली वैल्यू कितनी है, 50, और सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 97। तो आप बोलते हैं ना बढ़ते हुए क्रम से उसको जमाना है ना। यदि उसको बोले अपन हिंदी में तो बढ़ते हुए क्रम, इट इज़ जस्ट फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। तो आप देख रहे हो इस पूरी सीरीज में जो भी दिया हुआ था उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, और जमाने के बाद मैं देखा कि डाटा कितना है, सीरीज मतलब है कितना है सैंपल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 + 1 करूँगा तो 14 वैल्यू हो जाएगी, और 14 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 7वीं जो टर्म होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आप देख रहे हो ये मेरा मीन हो जाएगा। बट उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है वैसा आपको सेकंड आइटम डिवाइड बाय 2 करके वो पूरा क्लियर करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो नंबर ऑफ डाटा 14 है और आपको डिवाइड बाय 2 करना है, और जो आपकी 7th वैल्यू आई है वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। बराबर है। इसको अपन बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं इसको आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, है ना। फिर सेम चीज आप 13, हाँ बोल, एक सिंपल और बढ़ जाता तो सब कैसे करेंगे, वो 7.5 आएगा तो कौन सा लेंगे? 7 जैसे ये आएगी, आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो उसका आपको आंसर भी यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास में 12 आइटम है, इवन नंबर ऑफ, यदि आपको चीज़ गिवन है तो आप 12 में +1 करेंगे तो 13 हो गया। दिख रहा है ना आपको? यस सर, दिख रहा है। जैसे आप इसको काउंट करोगे, है ना, जब समस्या कब होगी, जब ऑड चीज़ होगी। जब अब यहाँ पर ऑड कैसे हो गया, क्योंकि गिवन नंबर ऑफ डाटा कितना था यहाँ पे, सॉरी इवन दिया हुआ है तो मीडियन ऑड पे पहुँच जाएगा, और यदि ऑड में होगा तो वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जब आप इसको नंबर ऑफ डाटा को देखोगे तो ये कितना है, 12 है, लेकिन उसमें +1 तो करना ही, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला है। तो +1 जैसे करूँगा तो मैं ऑड बन गया। अब ऑड को डिवाइड बाय 2 करूँगा तो इट कम्स ऑल्सो, वो हमेशा क्या आएगा, पॉइंट में ही आएगा, पॉइंट में ही आना है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 6.5 आने लग, यहाँ पर आ गया। तो जब भी पॉइंट में डिजिट आ जाएगी, इट मीन्स यू हैव टू टेक बोथ द वैल्यू ऑफ 6 एंड आफ्टर 6। 6 को तो लेना ही है और 6 के बाद वाली भी लेना है, क्योंकि वो दोनों के बीच में है ना। तो यहाँ पर आप देखो 6th आइटम भी लिया है इसने और 7th आइटम भी लिया और उसको फिर डिवाइडेड बाय 2 करा है। तो अब यहाँ पे जब आप देखोगे, और आपको ये चीज़ें पिक कहाँ से करनी है, 6th और 7th आइटम आपको हमेशा ऑर्डर जो आपने चेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर, उसमें से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो 6th और 7th टर्म है वो आपकी ये है 75 और 78। क्लियर। अब आगे आप देखेंगे, अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। डिवाइड बाय 2 करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका यूज़ अपने को आगे पड़ेगा। अभी तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, अब ये थोड़ी चीज़ टफ होती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनका यूज़ हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या है, अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आएगा, है ना। अब मान लीजिए आपके पास में डाटा डिस्क्रीट हो गया। डाटा डिस्क्रीट हो गया मतलब क्या हो गया, 2 डाटा आ गए आपके पास में, एक इनकम है, दूसरी नंबर ऑफ पर्सन है। तो जब इनकम आ गई और नंबर ऑफ पर्सन आ गए, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पर्सन इज नथिंग बट इट इज अ फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी है। मतलब 80 यदि किसी की इनकम है तो उसमें 16 लोग हैं जिनकी 80 इनकम है, 100 इनकम है तो 24 लोगों की 100 इनकम है, 150 इनकम कितने लोगों की, 26 लोगों की। तो इन सबको इन सबको प्लस करोगे आप तो कितने निकले टोटल, ये 6, 1 2 3 4 5, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपकी कैसे आई, 6 आई, है ना। सबसे 6 फ्रीक्वेंसी नहीं, मतलब ये आपको 6 डाटा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको।
इधर आपका क्यूमुलेटिव क्यों निकालना है आपको, है ना। क्यूमुलेटिव आप कैसे निकालोगे, 16 प्लस 24 40 प्लस 26 66 प्लस 30 96, आपको क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगी। ये कब होगा, जब आपका डाटा डिस्क्रीट होगा, ठीक है ना। तो ये डाटा डिस्क्रीट है, तो जो भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, लास्ट में उसको मैं +1 कर देना आप और डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी कौन सी, 61.5। मतलब 61.5 आइटम जो है वहाँ पे आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे से फाइंड आउट करनी है। तो 61.5 लगभग यहाँ कहीं आएगा। तो आपकी जो इनकम कौन सी हो गई, इस क्वेश्चन का जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा, 150 मीडियन आ जाएगा। जब ये क्या हो चीज़ आपके पास में कैसी गिवन होगी, ट्रू मीडियन, मतलब ये ऐसा मैं बोलूँ कि जब आपके पास में डिस्क्रीट सीरीज होगी तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। अब चीज़ क्या हो गई, कंटिन्यूस में हो गई। मतलब डाटा आपके पास में कैसा आ गया, क्लास इंटरवल वाला आ गया, 12 14 14 से 15 15 से 17 17 से 18 18 से 20 21 से 23 और 24 से 26। तो इस तरीके से आप लोग इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लीजिएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी की टेबल बना लीजिएगा। करना वही है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी का ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, कौन सा, L1 प्लस n/2 है ना, माइनस f इंटू सी। तो ये क्या है, अब अपन इसको समझते हैं। तो पहले आप देख रहे हो L1 लिखा है, L1 का मतलब क्या हुआ, ये आप देख रहे हो 12 14 15 17 18 20, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितनी है, 20, ठीक है, कितनी है, 20। अब जब आप इसका, क्योंकि अपन इस क्वेश्चन में क्या निकाल रहे हैं, मीडियन ही निकाल रहे हैं, तो आप इसका जब मीडियन फाइंड आउट करोगे तो आपकी वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली, ये वाले कॉलम की, ठीक। और इस वाले कॉलम की लोअर L1 की वैल्यू क्या है, ये L1 कितना है आपका, 18, क्लियर है। तो L1 अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, 18 लिख दिया, ठीक है। जब आपने इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट, मीडियन फाइंड आउट किया होगा तो 20 आया होगा, 20 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ गया, 10। तो 10 क्या हो गया इसका, n/2 वैल्यू हो गया, बराबर है। इसके ऊपर वाला, किसके ऊपर वाला, मतलब सॉरी ऊपर वाला नहीं बोलूँ, इसका जो इंटरवल है वो कितना है, 12 13 14, 3 का इंटरवल चल रहा है, ये 12 13 14 12 13 14 है ना, 3 का इंटरवल इसका चल रहा है ना। ये m कैसे आया यहाँ पे, m की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी 8 हो गई, 8 कैसे हुई फ्रीक्वेंसी आपकी, ये वाली सेंटर वाली चीज़ें लेना है सब आपको। तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो गई, 8 हो गई, क्लियर है। और ये c क्या है, ये क्लास इंटरवल है, कितना है, 12 के बाद में 13 14 2 है, 2 के इंटरवल चल रहे हैं, 12 के बाद में 2 मिलाया 14 हो गया, 14 के बाद 2 मिलाया है ना 16 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्लास इंटरवल आपके पास में 2 तरह के, मतलब 2 का डिफरेंस दिया हुआ है बेसिकली इसका, है ना। तो 2 का डिफरेंस आपका वहां पर आ गया। और एम कैसे फाइंड आउट किया आपने, कैसे फाइंड आउट करेंगे एम, कैसे फाइंड आउट करेंगे एम बताइए। सर वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सेंटर से ऊपर वाला सर। हाँ, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना हमेशा चेंजेस ये रहेगा कि जो आपको ये जो सेंटर वाली चीज़ है, मतलब जब भी इसको अपन सॉल्व करते हैं ना तो उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना होता है। ये आपको बहुत सारी बुकों में दिया हुआ होता है ना। ये पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसके ऊपर वाली जो टर्म होती है वो होती है एम, ठीक है ना। ये वाली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं हम लोग L1, ठीक। ये वाली जो टर्म देख रहे हो आप बीच वाली, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, n/2, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक। वो आपका m हो गया। c आपका यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद में 2 का अंतर है आपके पास में, है ना, 2 का अंतर दिख रहा है, 15 के बाद में 16 17 18 के बाद में 19 20, तो 2 का आपको इंटरवल दिख रहा है। तो ये आपका जो 2 है वो क्या हो गया, c हो गया, क्लास इंटरवल। बस फॉर्मूला सिंपल है। क्लास के डिफरेंस को भी बोल सकते हैं ना, जैसे क्लास का डिफरेंस 20 - 18 करेंगे तो हाँ, उसी को क्लास इंटरवल को ही क्लास डिफरेंस बोल सकते हो आप। इंटरवल का मतलब यही हो गया कि पहले वाले के बाद में दूसरे वाला कितने अंतर से आ रहा है, इंटरवल मतलब उसके बाद में, ठीक है ना।
तो ये तो अब आपका बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई। अब इसको थोड़ा सा मैं टफ करता जाऊंगा, है ना। तो मीन मीडियन समझ में आ गया, मॉड समझ में आया। मॉड को अपन समझना पड़ेगा, मॉड क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मॉड आपको निकालना है और मीडियन और आपके पास में मीन अवेलेबल है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मॉड हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, जब हमारे पास में फॉर्मूला गिवन होगा तो यदि मीन मीडियन दिया हुआ तो आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है ना। लेकिन यदि सीरीज डिस्क्रीट हो गई तो फिर मॉड कैसे निकलेगा। डिस्क्रीट मतलब एक को ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा। ये यहाँ पर जो भी बीच का पोर्शन होगा ना उसमें उसी में मॉड निकलेगा। मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब 10 तो नहीं है, 20 भी नहीं है, 40 पूरे इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 65 है, बराबर है ना। तो ये आपका क्या हो गया, मॉड हो गया। क्लियर। अब यही क्वेश्चन आप आगे बढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। किसी चीज़ का बहुत मतलब मॉड यदि निकालना हो और उसका कुछ क्लास इंटरवल दे रखा हो, कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है, तो आप कैसे निकालोगे मॉड। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, चाहे मीन हो, मीन में तीनों मीन पढ़ ली हमने, और मीडियन में भी हमने अलग अलग केसेस देखे, है ना। मतलब तीनों, मतलब इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब है हम लोग एक तो इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं, एक डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं, और तीसरी हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। आप न्यूमेरिकल तो बाद में समझिएगा, पहले आप ये समझिए कि इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, एक ही सीरीज, डिस्क्रीट का मतलब दो अलग अलग सीरीज, और तीन का मतलब जिसमें कंटिन्यूशन में, है ना, आपको कोई वैल्यू दे रखी है और जो क्लास इंटरवल में आपके पास में रेंज के हिसाब से कोई वैल्यू गिवन है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज। तो ये तीनों सीरीज आपको तीनों में चलती रहेगी, मीन मीडियन मॉड में चलता रहेगा ये तीनों। तो तीनों में आप डिफ्रेंशिएट करना सीखिए पहले तो। अब वही वाली बात हो गई कि हमारे पास में क्या दिया हुआ, रेंज दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप उसका मॉड कैसे निकालोगे। तो ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये आपके पास में रेंज है, और ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी है। अब आपको इसका मॉड निकालना है, कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है ये दोनों, इन दोनों को यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। अब आप जब देख रहे होंगे यहाँ पे 20 लिखा है और 40 लिखा है ना, और यहाँ 15 लिखा हुआ है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे वैल्यू इनने लिख के रखी हुई है, बराबर है ना। तो इसका मीनिंग क्या है वो हम लोग आगे समझते हैं। पहला क्या करना है आपको, फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी जो दोनों ग्रुप की है वो आपको देखना, सेकंड कॉलम में दोनों फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करना है, आर ग्रुप्ड इन 2। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 में ग्रुप्ड है, मतलब वो हम लोग देखते हैं कैसे किया इनने यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 60 से लेके आप 80 तक देख रहे हैं, तो 60 से 80 ये अलग अलग इसने क्या किया है, 5 इंटरवल में इसको बांट दिया है, ठीक है ना। तो 20 से 40 15 वैल्यू आपके पास में है ना, और ये 29 कैसे फाइंड आउट हुआ, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। सर क्यूमुलेटिव दोनों का फर्स्ट का, हाँ, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पूरे मॉडल का सबसे ये देख रहे हो आप, हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, 5 है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपको इसमें ये मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, है ना। इसमें आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपने 0 से लेके 20 तक 14 फैमिली को काउंट किया, फिर 20 से लेके 40 तक आपने 15 फैमिली को काउंट किया, फिर 40 से लेकर 60 तक आपने 27 को काउंट किया, 60 से 80 आपने 13 काउंट किया, है ना। ऐसे 100 से 120 आपने 17 काउंट किया। अब आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब आपको इस पूरी रेंज में निकालना पड़ेगा, हर एक रेंज का मॉड निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे जैसे 20 और 40 है, कितना हो गया, 60 डिवाइड बाय 2 करोगे 30 आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, ऐसे ही आप इधर करोगे 40 + 60 कितना हो गया, 100 डिवाइड बाय 2 करोगे, ऐसा नहीं करना है। इसको क्या करना है, इसको पूरा ये वाले मतलब न्यूमेरिकल्स को आपको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या, मॉड इज इक्वल्स टू L1 + F1 + F0 डिवाइड बाय 2F1 F0 F2 इंटू C। सिंपल चीज़ है लेकिन वो समझ में एकदम बाद में आएगी,
जब तक ये फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा अब तो कुछ भी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला को ही लगाना है, ठीक है ना। तो पहले तो आप निकालो इसमें सबसे पहले L1 क्या है, ठीक है ना। तो L1 तो आप यहाँ जब देखेंगे, है ना, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या स्टडी करनी पड़ेगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो इसमें से हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 27, बराबर है। तो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, जब आप कोई भी चीज़ को उसमें सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज़ है उसकी मार्किंग कर लो। यहाँ तक जाना ही नहीं, अभी तो अपने को इतने समझ में आ रहा है बस। कितना समझ में आ रहा है, 40, 60 और 27, और उसी के अंदर हमको ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला, ये नीचे वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला, बराबर है। तो अब इसका L1 हमने क्या माना, 40 को। अब बोले F1 क्या है, तो F1 जो है वो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, किसकी, 27 की। और इसके ऊपर जो है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये तो आपके मॉडल की फ्रीक्वेंसी है, इसके जस्ट ऊपर वाली वो क्या है, F0। ये आपको हमेशा याद रखना है। और उसके नीचे वाली क्या है, बराबर है। तो अब आपका L1 सॉल्व हो गया, F1 सॉल्व हो गया, F0 सॉल्व हो गया और F2 सॉल्व हो गया। और बचा क्या, C बचा। क्लास इंटरवल कितना है, 0 से लेके 20 तक कितना है, 20। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, सिंपल फॉर्मूला में पुटअप करना है, यू विल गेट द आंसर 49.23, बराबर है। और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी 49.23। ये इसने कुछ अलग मेथड सॉल्व कर रखी है, उतना अपने को उसमें जाना नहीं है, ठीक है ना। अपने को तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो अपन सीधे उसका मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के बारे में सुना है आप लोगों ने, अब हम लोग पोजीशन की बात कर रहे हैं। इसके पहले मैथमेटिकल एवरेज की बात कर रहे थे, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। मतलब हमारा डाटा की पोजीशन कहाँ जा रही है, किस साइड जा रही है, हमारा डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है या मिडिल में है, तो हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन मतलब क्या होती है, उसके लिए हम लोगों को डिस्पर्शन फाइंड आउट करना पड़ता है, और डिस्पर्शन में हम लोगों को ये चीज़ें फाइंड आउट करना पड़ती है। कभी सुना है इसके बारे में, डिस्पर्शन के बारे में सुना है, बिल्कुल सुना है। डिस्पर्शन का ही एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, बराबर है ना। तो अब इसमें एक एक चीज़ को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। जैसे किसी चीज़ की रेंज निकालनी है, तो रेंज कैसे निकलेगी, उसका हाईएस्ट और उसका लोवेस्ट। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, तो इसका इस पूरी सीरीज का हाईएस्ट क्या है, ये जो ऑनलाइन है कोई बताएगा मेरे को हाईएस्ट क्या है इस सीरीज का, गिवन सीरीज का। ये सीरीज दे रखी है आपको, 95। इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 95, और लोवेस्ट क्या है, 20। और इन दोनों का डिफरेंस यदि आप फाइंड आउट करोगे तो वो आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक है ना। और उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, h माइनस एल डिवाइड बाय h प्लस एल। तो कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, 0.6521। बोले इसको निकाल के क्या किया, उसको निकाल के ये किया कि 25 के बाद में 37 आ रहा है ना। तो वो कुछ या तो एडिशन या कुछ सबसेक्शन के कारण आ रहा होगा, तो उसके हिसाब से ये धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है। जब आप कुछ डाटा यूज़ करोगे आपके थीसिस में या जो भी है, तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कहीं कहीं का डाटा मिसिंग होता है, तो उस मिसिंग डाटा में कुछ थोड़े बहुत मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं। तो वो मैनिपुलेशन इस तरीके से करने पड़ते हैं, आप तो लोअर वैल्यू ले लो, एक हायर वैल्यू ले लो, ठीक है ना। दोनों के बीच का यदि आप लोगे तो आपके पास में रेंज आ जाएगी, लेकिन उस रेंज से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डिटरमाइन इट्स कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा कि पहले वाले के हिसाब से दूसरा वाला कितना बढ़ा, दूसरे के तीसरे कैसे बढ़ रहा है, तीसरे के चौथा कैसे बढ़ रहा है। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये आपको क्या बता रहा है, वही चीज़ के बारे में बता रहा है, बराबर है। अब उसके बाद में आता है रेंज आ गया, मतलब डिस्पर्शन के अंदर ही दूसरा पैरामीटर आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। अब ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपके पास में यहाँ देख रहे हो ये वही फॉर्मूले दे रखे हैं, है ना। तो और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन दे रखा है कि क्वार्टाइल का मतलब क्या हो गया, जो भी पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 25% आइटम जो है वो Q1 के बिलो लाया कर रहे हैं, और 75% जो है वो उसके अबव लाया कर रहे हैं। Q2 क्या है, मीडियन है, जिसका 50% ऑफ आइटम इज डिस्ट्रीब्यूशन लाए बिलो Q2,
और 50 क्या है, लाई अबाउ Q2, है ना। अब इसको समझने के लिए मतलब एक छोटा सा फिगर में बनाता हूँ आपको, है ना। जैसे मान लीजिए Q1 क्या है, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, बराबर। आपके पास में कोई डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मान लीजिए आपके पास में कोई डिस्ट्रीब्यूशन गिवन 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसा कुछ करके गिवन है 10। तो इसमें आप ये मान लीजिए कि 1 से लेके 3 तक की वैल्यू कितनी हो गई, 25% हुई कि नहीं हुई। और इसके बिलो को कितनी हो गई इसकी वैल्यू, 75%। तो उसको क्या बोलूंगा मैं, Q1 बोलूंगा। Q2 किसको बोलूंगा, Q1 एक अलग टर्म हो गई। अब Q2 पे पहुंच गया, Q2 मतलब क्या हो गया, ये Q1 का कैलकुलेशन अलग है, वो कैसा है ऐसा है। लेकिन यदि आप मेरे को Q2 सॉल्व करने का बोलोगे तो क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके बीच का पोर्शन में फाइंड आउट करूंगा, मतलब वो कहीं कहीं यहाँ आएगा मीडियन, उसको क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, यहाँ देख रहे हो आप, Q2 मतलब क्या हो गया, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर 50% ऑफ आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाई बिलो Q2। और Q3 क्या हो गया आपका, Q3 इज द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 75% ऑफ, मतलब इसके जो बचे हुए 75% है कौन से वाले में, लाई अबाउ Q3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो इसमें से इसको तो मैंने Q1 बोल दिया था, ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको क्या बोल दिया, Q3। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक बीच वाला हो गया, सिंपल, ठीक है ना। इसमें आपको ज़्यादा मतलब इतना कुछ समझ में आएगा नहीं, तो जैसे ही आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। Q1 कैसे निकाला, जितना भी डाटा दिया था उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, उसको +1 करके डिवाइड बाय 4 क्यों किया, क्योंकि उसका क्वार्टाइल निकाल रहा हूं मैं। क्या निकाल रहा हूं, क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, उस क्वार्टर मतलब 4, तो उसको डिवाइड बाय 4 आइटम कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास 15, मतलब इसका Q1 की वैल्यू कितनी हो गई। लेकिन यदि आप मेरे से पूछो उसका Q3 निकालना है तो Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, इसका तीसरा पार्ट, तो यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे भी 3 करना है, तो 3n+1 हो गया और डिवाइडेड बाय वही 4 करना है, तो इसका Q3 पार्ट कितना हो गया 40। मतलब इस सीरीज का इतना पोर्शन Q1 है और बचा हुआ पोर्शन कितना है, कहाँ तक, 40 तक। या इंडिविजुअल आप ऐसा मेरे से पूछोगे तो Q1 की वैल्यू 15 है और Q3 की वैल्यू कितनी है 40। अब मैं इसका डेविएशन फाइंड आउट करूंगा तो कैसे निकलेगा, Q3 में से Q1 को माइनस कर दिया और वही प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया 0.45। तो डेविएशन निकालने से क्या पता लगा, डेविएशन निकालने से ये पता लगा कि जो 15 वाली वैल्यू है ना, और वो 40 वाली वैल्यू है, वो किस तरफ डेविएट हो रही है, या 15 के रिस्पेक्ट में 40 वाली वैल्यू में डेविएशन कितना है ना, वो हम लोग आगे और देखेंगे। Q2 नहीं निकाला इसमें, हाँ Q2 नहीं फाइंड आउट किया इसमें, Q2 तो मीडियन है ना बेटा, इसमें ही निकालोगे तो पता लग जाएगा, इसी में निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 7 वही है, मीडियन निकाल लो, इसका पता लग जाएगा, ठीक है ना। 50% मतलब 28। ऐसे ही आपको ये सेकंड वाला निकालना है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा स्किप करवा देता हूँ क्योंकि बहुत सारा पार्ट इसमें दिया हुआ है। अपने को जो मेन चीज़ सीखना है वो ये सीखना है, मीन डेविएशन भी इतना कुछ यूज़ नहीं होता है ना। जनरली हमको स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है, ठीक है। मीन डेविएशन भी दे रखा है यहाँ पे, ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाना तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ अभी मैथमेटिकल पार्ट ही बता रहा हूँ, अपने पास इतना समय नहीं है ना। तो मीन डेविएशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत सारी मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग जो हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मानते हैं है ना, वो जनरली क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, कार्ल पियर्सन ने, बराबर है। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपको सीखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आप लोगों को आता होगा,
क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होगे और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको किया भी होगा आपने, तो ये आप नोट्स ले लेना मुझसे, मैं मतलब ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना, आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कोरिलेशन एनालिसिस समझा है आपने, कोरिलेशन भी किया हुआ है, तो फिर समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कोरिलेशन भी मैं आप स्किप कर रहा हूँ। कोरिलेशन एनालिसिस कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लीनियर भी होता है, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल भी होता है, ठीक है। ये सब आपको मैं मतलब आप पढ़ चुके हो, क्योंकि तो मैं बात बता नहीं रहा हूँ, है ना, आपको मैं मेन टॉपिक पे ले आता हूँ अपने, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे, बराबर है। तो ये आपका यूनिट का 30% ये था, सॉरी 40% ये था, 30% ये और 30% ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये आपको अभी स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डाटा होता है उस डाटा का स्टेटिस्टिकल हमको यूज़ करना है, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन कभी वो जो डाटा आपके पास में दिया हुआ है और उस डाटा के बेस पे ही आपने को क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है ना। द क्लासिफिकेशन मतलब मीनिंग क्या हो गया कि वी हैव टू फाइंड आउट वेरिएंस, क्या करना चाहते हैं हम, उसका वेरिएंस निकालना चाहते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है, आप इसको स्टडी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एनोवा होता क्या एक्चुअल में, यदि हम लोग समझें और उसका अजम्पशन यदि लें। तो ईच ऑफ सैंपल इज अ सिंपल रैंडम सैंपल। हम सैंपलिंग जो करते हैं वो कहीं से भी सैंपलिंग उठाते हैं, हम लोग रैंडम करते हैं, या तो हम पहला सैंपल ले लेंगे, या दूसरा ले लेंगे, तीसरा ले लेंगे। आप या तो बोल देते हो या तो पहले दिन सैंपल ले लो, या फिर एक काम करो दूसरे दिन ले लो, या फिर एक काम करो यहाँ पे तो छठे दिन ले लो। तो ये क्या रैंडमाइजेशन। पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल आर सिलेक्टेड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम ऐसा मानते हैं कि जो भी हम पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं वो कैसी होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का कर्व समझ में आता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यदि आपने कोई डाटा लिया हुआ है तो उसका हमेशा ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। कुछ वैल्यूज़ होगी उसकी पहले नॉर्मल कम, कुछ वापस से पीक अचीव करेगी या एवरेज अचीव करेगी, फिर उसके बाद वापस से नॉर्मल लीस्ट वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो इस तरीके का सैंपल यदि कभी हमारे पास में हो, ईच ऑफ द सैंपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सैंपल। कोई एक सैंपल है वो दूसरे सैंपल पे इंडिपेंडेंट है, तो फिर हम लोग ये जनरली मेथड अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और उसके एडिटिव्स जनरली हम लोग लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एनोवा हम लोग यदि यूज़ कर रहे हैं तो एनोवा जनरली कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हमारे सैंपल, पहला वाला सैंपल दूसरे वाले सैंपल से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, लेकिन हमको उसमें रिलेशन निकालना है, तो हमको मॉडलिंग करनी पड़ेगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू एनोवा। एनोवा मतलब क्या होता है, इसका मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, कि एनोवा का मीनिंग क्या होता है, आप आगे पढ़ेंगे इसमें। तो एनोवा का मतलब बेसिकली क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस समझ लीजिए आप। कुल मिला के क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जो भी आपके वेरिएंस होंगे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनोवा मॉडल दो तरीके के होते हैं, एक होता है वन वे और दूसरा होता है क्या, टू वे, ठीक है। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग अभी पहले वन वे पढ़ेंगे फिर टू वे पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल बताता हूँ, उसी में आपको समझाऊंगा कि एनोवा मॉडल होता क्या है, ठीक। मान लीजिए आपके पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, समथिंग लाइक डेट, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल है और उसने उसके मंथली एक्सपेंसेस को तीन तरीके की बोर्ड से उनके मंथली एक्सपेंसेस हम लोगों के पास में अवेलेबल है। पहला बोर्ड कौन सा है, सिविल, जिसमें सिविल के कार्य होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क। इलेक्ट्रिक मतलब जिसमें जो भी इलेक्ट्रिक के मतलब रिलेटेड वर्क होंगे वो। और एजुकेशन बोर्ड मतलब इफ़ यू कैन से एजुकेशन मतलब स्किल से रिलेटेड वर्क होता है, ठीक है ना। मतलब कोई एक गवर्नमेंट है, उन्होंने तीन जगह पर अपने तीनों जगह पर सब डिवीज़न बना रखे हैं और उन सब डिवीज़न का उन लोगों के पास में क्या डाटा है, और डाटा किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से, मंथली एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट वेदर द बोर्ड स्पेंड इक्वल अमाउंट। क्या ये तीनों बोर्ड अलग, मतलब तीनों बोर्ड एक जैसा ही पैसा खर्चा करती है, किस पे, पर्सनल पे, मतलब जो भी वहाँ पे एम्प्लॉई है उन पे, या फिर इक्विपमेंट पे। नाउ ही अप्लाइज द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोवा ही बोलते हैं। उनने क्या अज्यूम किया कि उनका जो डाटा है वो उनका 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब क्या, वही जो मैंने आपको कर्व बताया, जो ऐसा करके ऊपर के साइड में बना,
तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब क्या हो गया, 90% से लेके 5% इधर 5% उधर, बचा हुआ बीच का जो 90% है वो आपका डाटा एक्यूरेट है, या उसकी मैं प्रोबेबिलिटी मान सकता हूँ कि नॉर्मल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो इन्हें डाटा दिया हुआ था वो मेरे पास में कुछ इस तरीके से था। आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके 3 डिपार्टमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिक और एजुकेशन, तीनों का डाटा दिया हुआ है और तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या है, तीनों का कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो पहला हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों का ये कि सबसे पहले तो आप इसमें ये फाइंड आउट करिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। क्या बोलते हैं हम उसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये फॉर्मूला है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मीनिंग ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव टू कैलकुलेट स्टैटिस्टिक्स, और जनरली हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एफ टेस्ट यूज़ कर रहे हैं टू नल द हाइपोथेसिस। मतलब यदि आपको इनोवा लगाना है तो पहले उसको, जैसे आप अपने स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं स्ट्रक्चर की, बराबर ना। ऐसे हम लोग डाटा का डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम टेस्ट, और वो टेस्ट होता है एफ टेस्ट। ठीक है ना, तो वो एफ टेस्ट की वैल्यू हम लोगों को गिवन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो अभी पहले इनोवा बाद में पढ़ रहे हैं, पहले एफ टेस्ट आ गया, पहले हमको क्या क्या आ गया, एफ टेस्ट आ गया। तो अभी एफ टेस्ट, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, हमको क्या करना है, इसका कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम टू टेस्ट एट द गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे एनोवा नहीं है ना, अभी दूसरा आ गया, एनोवा आगे आएगा। ठीक है, तो एफ टेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये किस लिए यूज होता है, फॉर डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना, तो वो कैसे निकलेगी, जितने भी सैंपल दे रखे हैं, ठीक है ना, सैंपल कितने हैं, 1 2 3, 3 सैंपल है, 3 - 1 डिवाइड बाय 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर मतलब क्या कि जितने नंबर है, तो नंबर कितने हैं, काउंट करो आप, 5 ऊपर 4 नीचे और बचे हुए 15। तो 15 - 1 करोगे, 15 - k करोगे तो कितना हो गया, 12। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कैसे आई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर 2 and 12 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन ने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे शायद आई थिंक इन्हें लगाया है नीचे इनोवा, ये जो लगाया हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको इनोवा मॉडल दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आपका एफ टेस्ट भी होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा होता है आपके पास में। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको आगे काम में आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से इनोवा चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इनोवा कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ। कैसे चालू हुआ कि आपको 4 ट्रीटमेंट एक जगह के दे रखे हैं, चारों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, लेकिन हो किस पर है, किसी पर्टिकुलर प्लॉट पे। मतलब क्या है, ये बताना चाह रहा है कि इसने क्या किया है, कोई एक ज़मीन ले रखी है जिसमें 5 ट्रायल प्लॉट है इसके पास में, और उस 5 ट्रायल प्लॉट में ये क्या कर रहा है, अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहा है उस प्लॉट का, है ना। और क्यों कर रहा है ट्रीटमेंट, ताकि उसका यील्ड बढ़े। मतलब कोई फसल उगा रखी है उसने, और उसमें फसल उगाने के लिए क्या करा है उसने, उसके 5 ट्रीटमेंट दे रखे हैं, और 5 ट्रीटमेंट में हर एक प्लॉट का, मतलब हर एक ट्रीटमेंट का अलग अलग उसने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मतलब पहला वाला प्लॉट है तो उसमें कुछ इतना ट्रीटमेंट करना है, दूसरा वाला प्लॉट है तो उसमें इतना ट्रीटमेंट करना है। तो पहले ट्रीटमेंट में ये सामग्री को लेना है, या ऐसा मैं बोलूँ एडिटिव्स को लेना है, दूसरे वाले ट्रीटमेंट में ये एडिटिव्स को लेना है, 5 प्लॉट में होगी, तीसरे वाले में ये लेना है, ये भी 5 प्लॉट में होगी, और चौथे वाले में ये लेना है, वो भी 5 में होगी, बराबर है। आगे बढ़े तो इसने क्या करा, प्लॉट नंबर लिख लिए यहाँ पे, और x1 x2 x3 x4 को क्या कर लिया, सबको अलग करके कर दिया, समेशन कर दिया। फिर इनका सम निकाल लिया, और सम निकालने के बाद ये फॉर्मूला है कुछ t²/n निकाला, तो वो कितना आ गया, 24,500 आ गया। कुछ नहीं किया, ये चारों टर्म थी ना, इन सबको सम अप करूंगा तो कितना आएगा, और 1300 को स्क्वायर कर दूंगा और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 20 कहाँ से आया, ये नंबर ऑफ सैंपल थे। कौन सा नंबर ऑफ सैंपल थे, ये काउंट करोगे ना आप, ये 4 है और इनकी रो कितनी है, 5, तो 5 × 4 करोगे तो 20 आ जाएगा।
इसका यूज़ वो वैसे ही पैसे पहले वाले में किया था ना, वैसा की वैसे ही है ना। तो ये यहाँ से आपके क्या निकलेगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन माइनस टी स्क्वायर बाय एन। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपका ये पूरा वैल्यू है, कौन सा, ये वाला 42 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस, ये देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ उसने 42 स्क्वायर, मतलब पहले वाले प्लॉट को यदि ये वाली वैल्यू निकालना है तो पूरे का स्क्वायर किया और माइनस किसको कर दिया, करेक्शन को कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, x1 का भी निकालना है, x2 का भी निकालना है, x3 का भी निकालना है, x4 का भी निकालना है, अप टू xn निकालना है और माइनस टी स्क्वायर बाय एन करना है। तो ये क्या निकला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सब ऑब्जर्वेशन का, और ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन माइनस करेक्शन फैक्टर। और सम कैसे निकलेगा, इसमें इसका ऑब्जर्वेशन का कैलकुलेशन आपको स्क्वायर करके करना है। तो पहले वाले में क्या किया आपने, ये किया और डी माइनस टी स्क्वायर बाय एन कर दिया, तो वो तो ये आ गया। लेकिन अब करेक्शन जब करना है तो उसको n1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और n1 क्या है, यही 5 5 5 5, तो ये कितना आ गया, डिवाइड बाय 5। तो अब आप यहाँ देख रहे हो एक चीज़ निकली आपको SSE, और एक क्या निकली आपकी SSE कैसे निकला, SST माइनस SSC। फिर इसका मीन सम निकाला आपने, कैसे निकाला, ये पूरा मतलब स्टेप्स दे रखी हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, और इसमें कुछ डाउट आए तो मेरे से पूछिएगा। करेक्शन फैक्टर सभी के लिए सेम ही होगा ना, करेक्शन फैक्टर सबके लिए सेम ही निकाला है। सर जो वो ऊपर वाली स्टेप है समेशन 1 से स्क्वायर, मतलब वो सभी का अलग-अलग निकालेंगे। हाँ, सबका स्क्वायर अलग अलग निकलेगा। तो ये आपका एनोवा मॉडल का एनालिसिस हो गया, और लास्ट में आप ये देख रहे हो क्या, वो जो एफ की बात कर रहा था मैं, क्योंकि वो एफ क्या था, एक सीरीज में था, अभी यहाँ पर क्या हो गया था, वो अलग अलग सैंपल में हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखो कि वो जो एफ था जिसका 5% सिग्निफिकेंस लेवल था, है ना, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, 3 और 16 आया, वो जो अपन ने पहले निकाला था, क्लियर है ना। तो वो कितना आया, 3.24। तो इस तरीके से हम लोग इसका एफ फाइंड आउट करेंगे, है ना। सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि आप मीन मीडियन मॉडल सब निकालना सीख गए हो तो इतना कुछ परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ ये मॉडल को समझो आप। इस मॉडल में हम लोगों ने क्या समझा कि हमारे पास में एक कोई सैंपल है, उस सैंपल के अंदर हमारे पास में कोई एक बोर्ड है जिसके पास में डाटा 3 बोर्ड का अलग अलग दिया हुआ है, और उन तीनों सेपरेट वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या करा, उस पर एनालिसिस करना है। तो किसी भी इंडिपेंडेंट चीज़ का हम लोग यदि एनालिसिस करते हैं, सो वी हैव टू टेक ऑलवेज एनोवा मॉडल, ठीक है ना। अभी ये जो बताया था ये 1 वे था, अब आप 2 वे में जाओगे तो 2 वे में क्या है, 2 वे में आप देखोगे इसमें तो सेम चीज़ को उसने 2 वे में भी लगाया हुआ है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, आपको कुछ समस्या और परेशानी हो तो आप मेरे को पूछिएगा। डाटा सेम ही है, एप्लीकेशन डिफरेंट है। तो 1 वे और 2 वे एनालिसिस में होता क्या है ना, वो आप लोगों को खुद को समझ में आ जाएगा, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ा इतना कुछ है नहीं, है ना। ये सेकंड वाला जो न्यूमेरिकल है वो उसी से रिलेटेड है ना। वही वाली चीज़ को वापस से उन्होंने एनोवा मॉडल से सॉल्व किया है, ठीक है। वही करेक्शन फैक्टर लगाया है, ठीक है। फिर आप आगे जाएंगे तो वही जो अपन ने पहले किया था वही यहाँ पे किया है, ठीक है। और लास्ट में वो जो आपका 1 वे अनोवा था, यहाँ पे क्या हो गया, 2 वे अनोवा हो गया, ठीक है। तो ये बस एप्लीकेशन से इसको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। और लास्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ये इसमें आप देखोगे तो ये एफ़ की वैल्यू हमेशा गिवन रहती है, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि जब सिग्निफिकेंस लेवल 0.5% होगा या 5% होगा तो उसमें एफ़ की वैल्यू कितनी होगी, 4.757। उससे आपकी वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कम आ रही है, तो आपका हाइपोथेसिस क्या है, एक्सेप्ट हो गया। मतलब आपको जो डाटा है वो इंडिपेंडेंट जो डाटा थे वो सही थे, ठीक है ना, वो गलत नहीं थे। तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी, इसमें आप स्टडी करिएगा, इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो एनोवा मॉडल आपको क्लियर हो गया। अच्छा, फिर मैं आपको बता रहा था कुछ SPSS करके सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके बारे में भी यहाँ पे एक टी टेस्ट भी होता है इसमें, है ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, है ना। ये इसके फॉर्मूले दे रखे हैं। हाँ, काय टेस्ट भी होता है, काय टेस्ट बोलते हैं उसको, है ना। वो काय स्क्वायर टेस्ट होता है, काय स्क्वायर टेस्ट बोला जाता है उसको, है ना। तो वो काय स्क्वायर टेस्ट भी हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें गिवन है इसमें, तो आप लोग इसको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइएगा एक बार, फिर अपन इसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं।
है ना। अभी तो इसके लिए सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे SPSS मैंने बता दिया आपको एक, ये आपका SPSS आप पढ़ेंगे तो इसमें आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये टी टेस्ट है, यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये टी टेस्ट है। ये स्टैटिक्स टेस्ट होते हैं कुछ, इसको अपन थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सारे टेस्ट सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए होते हैं, मतलब आपके पास में कोई डाटा अवेलेबल है और उस डाटा को आप सही नहीं मान सकते हो। कब तक नहीं मान सकते? जब तक उसका एनालिसिस नहीं करते। यदि उसका एनालिसिस एक्सेप्ट हो गया, आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, तो फिर आप आपकी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हो। अदरवाइज यू हैव टू, है ना, क्विट, मतलब आप छोड़ दो उसको, बाहर हो जाओ उससे और नया वापस से डाटा कलेक्शन करो और उसके बाद में फिर वो हाइपोथेसिस का करेक्शन लगाओ, एनालिसिस लगाओ, टी टेस्ट, काय टेस्ट, एफ टेस्ट, ये लगाओ, एनोवा मॉडल्स लगाओ, और यदि वो सही आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो डेट शीट खत्म। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो। बाद में लास्ट में आपको एक SPSS के भी कुछ नोट्स मिलेंगे इसमें, है ना, जस्ट इसके बाद ये कि SPSS होता क्या है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं।